कम नहीं है ये, किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन इनके, हर मंजिल पर छा जाएंगी। जी हाँ, आज के आधुनिक परिवेश में महिलाएं दोहरी भूमिका निभा रही हैं। घर के साथ साथ वो बाहर की भी जिम्मेदारी निभा रही हैं और ऐसी ही एक शख्स है प्रियंका संजय श्रीवास्तव, जो कि प्रभुदयाल श्रीवास्तव और पूर्णिमा श्रीवास्तव जी के घर जन्मी और पली बढ़ी। संस्कारों से परिपूर्ण जब संजय श्रीवास्तव जी की अर्धांगिनी बनी तो R.K. श्रीवास्तव और रत्ना श्रीवास्तव जी के घर आई। विवाह के बाद नए संस्कार और नए रीति रिवाज के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगी और विवाह के बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, उसे जारी रखा। सिर्फ पढ़ाई जारी ही नहीं रखा बल्कि ईडन किड्स कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर और रोटरी क्लब क्वीन की आधारशिला भी रखी और इस कार्य में इनके मार्गदर्शक रहे बलदीप सिंह मैनी जी। जैसा कि बलदीप जी की बात मैं करूं तो एक समाज सेवी हैं और बढ़ चढ़कर समाज सेवा करते हैं और वही संस्कार उन्होंने प्रियंका जी को दिए। समाज कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। 2 प्यारे बेटों और 1 प्यारी बेटी की माँ है। घर को संभालना हो, ऑफिस को संभालना हो और उसके बाद सोशल वर्क बखूबी करती हैं। लोगों की मदद करने के लिए हर समय तैयार रहती हैं, चाहे वो समय कोई भी हो। जी हाँ, बात चाहे 2020 के कोविड-19 की हो या फिर किसी भी समय की, वो हमेशा समाज सेवा के लिए अग्रसर रहती हैं और यही सीख अपने बच्चों को भी दे रही हैं। तो आइए देखते हैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया पर उनके साथ बातचीत के कुछ खास पल। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। और हमारे भारत देश में ये बात सभी कहते हैं कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवताओं का वास भी वहीं पर होता है। और यकीन मानिए कि एक नारी ही एक मकान को घर में तब्दील करती है, क्योंकि पुरुष का कार्य होता है बाहर जाकर मेहनत करना और साथ ही साथ पूरे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पुरुष पे होती है। लेकिन बात अगर हम महिला की करें तो महिला जब अपने घर को छोड़कर आती है एक नए घर में, उस पूरे परिवार को अपनाती है, उस पूरे कल्चर को अपनाती है और उसके बाद सबसे पहले वो अपने सास ससुर की बहू बनती है, बेटी सरीखे, क्योंकि उसके लिए वो उसके सेकंड माँ बाप होते हैं। फिर वो अपने पति की धर्मपत्नी बनती है, उसके बाद परिवार आगे बढ़ता है और फिर वो माँ बनती है और इस प्रकार से पूरा घर का ताना बाना एक महिला बुनती है। लेकिन वो दिन लद गए जब कहा जाता था कि अबला तेरी यही कहानी, आंखों में पानी। लेकिन बात अब अगर हम बात करें कि आज की जो महिला है वो 21वीं सदी में जी रही है। आज तो ये हो गया है कि सबला तेरी ये कहानी, घर के साथ साथ तूने बाहर की भी जिम्मेदारी संभाली। और आज हम जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो है ईडन किड्स केयर स्कूल की डायरेक्टर और साथ ही साथ जबलपुर शहर में रोटरी क्लब में जो रोटरी क्वींस की शुरुआत करने वाली, उसकी नींव रखने वाली प्रियंका श्रीवास्तव जी से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और उनके साथ में है उनकी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी लेकिन ये कहें कि कथक में और फोक में महारत हासिल करने वाली पावनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले बात हम करेंगे क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है और हर समय कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि महिला अपने आप में सशक्त है और खासकर वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, घर से बाहर जा रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, अपने घर परिवार को संभाल रही हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही है और मेरा भी यही मानना है कि भाई महिला अपने आप में बहुत मजबूत है और उसको सिर्फ एक रास्ता मिलने की बात होती है कि अगर आप उसको एक सही दिशा मिल जाती है तो वो फिर अपने बलबूते पे बहुत आगे तक जा सकती है। फिर तो स्काई इज़ द लिमिट वाली बात होती है जी। और मेरे साथ भी ऐसे ही है कि मैंने अपना स्कूल स्टार्ट किया 2000 सन 2000 में स्कूल स्टार्ट किया और तब से मेरी कोशिश यही रहती है कि मेरे पास में जितना भी मेरा लेडीज़ स्टाफ है, मैक्सिमम स्टाफ मेरे पास लेडीज़ का ही है और मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मेरे पास में टीचर्स आती हैं वो आती कुछ साल के लिए हैं, कई कुछ महीने के लिए आती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि उनको मैं हमेशा मोटिवेट करूं कि वो बहुत अच्छा करें अपनी पढ़ाई। कई बार होता है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि वो बिना पढ़ाई कंप्लीट किए भी ज्वाइन कर लेते हैं या तो कोशिश रहती है मेरी कि मैं उनको मोटिवेट करूं कि भाई अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, क्योंकि मैंने अपनी खुद की पढ़ाई भी अपने शादी के बाद पूरी कंप्लीट की और आज भी पढ़ ही रही हूँ। तो बस वही कोशिश रहती है। बहुत अच्छी बात है कि प्रियंका जी मोटिवेट करती हैं अपने स्टाफ को और स्पेशली पढ़ने के लिए वो अवेयर भी करती हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी आपने कही कि मेरी पढ़ाई अभी भी जारी है, यानी कि शादी के बाद भी परिवार इतना अच्छा मिला कि वो आपको आगे बढ़ा रहा है। मैं ये मानती हूँ कि एक जो महिला है
वो पति के लिए अर्धांगिनी होती है, क्योंकि हम भगवान शिव की बात करते हैं और जहाँ बात हम पार्वती जी की करते हैं और शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो एक जो महिला है वो पुरुष के लिए उसकी शक्ति है और पुरुष उस महिला के लिए ताकत है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आज यहाँ बैठी हुई हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि जब शादी हुई थी मैं सिर्फ 12th पास थी और उसके बाद में उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट भी किया और सपोर्ट भी किया। उनके सपोर्ट की वजह से ही मेरे पास आज 3 मास्टर्स डिग्री है, मैंने लॉ किया हुआ है, स्पेशल बीएड भी किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है। लाइक मेरे पास 7-8 डिग्रीज़ हैं और स्कूल भी मैं बराबर चला पाई, घर परिवार का सारा काम करते हुए स्कूल भी प्रॉपर तरीके से, और साथ में सोशल वर्क जो मैं कर पाती हूँ या जितना भी मैं अपने घर से बाहर निकल के काम कर पाती हूँ उसका पूरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि अगर वो मेरे साथ सपोर्टिव नहीं होते तो बहुत मुश्किल होता। तो मेरे ख्याल से जितने लोग हमें देख रहे हैं उनको एक सीख लेनी चाहिए। जैसा इन्होंने कहा कि 12th के बाद इनकी शादी हो गई और उसके बाद पति ने हौसला बढ़ाया, और अगर आप अपनी वाइफ को इसी तरीके से हौसला देंगे तो वो आगे कुछ कर पाएगी। और जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास 7-8 डिग्रियां है, बड़ी बात है, परिवार संभालना है, बच्चों को देखना है, स्कूल संभालना है, और उसके बाद आपने कहा सोशल वर्क। तो स्कूल जो अगर हम बात करें अभी जो आप चला रही हैं, पिछले साल की बात करें, कोरोना की इतनी त्रासदी थी और उस टाइम में आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था कि भाई कुछ भी हो जाए मैं अपना स्कूल नहीं खोलूंगी, बच्चों की जान को मैं खतरे में नहीं डालूंगी। तो ये डिसीजन लेने में पति का कितना सहयोग रहा? इनका पूरा सपोर्ट था। और देखिए, हमारे भी बच्चे हैं, सभी के बच्चे सबको बहुत प्यारे होते हैं। तो मैं और मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं मुझे लगता है मेरे अपने ही बच्चे हैं। तो मेरी कोशिश ये थी कि आज भी मैं स्कूल खोलने के उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं हो जाता या ऐसा होता है कि भाई कोरोना कहीं स्टेबलाइज कंडीशन में आ गया है, तब तक मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि कोई भी बच्चा स्कूल पहुँचे और उसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो जी। तो बिल्कुल हमारे यहाँ सभी लोगों ने ये एक कंबाइंड डिसीजन था कि क्योंकि स्कूल के डिसीजन जो होते हैं वो हम सब मिलके ही लेते हैं। तो बिल्कुल सभी लोग इसी पे थे कि स्कूल जब तक सब माहौल ठीक नहीं होता तब तक हम ओपन ना करें। आपके फैमिली की बैकग्राउंड की बात अगर मैं करूं तो राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है सासू माँ का। तो इन फ्यूचर कभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको भी राजनीति में जाना चाहिए, कभी ट्राई करना चाहिए? बिकॉज कई बार क्या होता है कि जो पढ़ा लिखा एक तबका है आज के समय की, अगर मैं बात करूं जिनसे मैं बात करती तो वो कहते हैं कि नहीं राजनीति में नहीं जाना है, क्योंकि राजनीति जो है थोड़ा सा हम उससे दूर भागते हैं। लेकिन मेरा ये सोचना है अगर अच्छे लोग राजनीति में आ जाएंगे तो जैसे कि आप स्कूल चला रही हैं, सोशल वर्क कर रही हैं, तो साथ ही साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो पब्लिक को आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उनके लिए काम कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर कभी ऐसे आगे मौका मिलता है और ऐसे लगता है कि मैं अच्छे से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कर पाती हूँ तो बट वैसे मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी और कोशिश करूँगी कि मेरा जो विज़न है उस विज़न को लेके मैं पॉलिटिक्स में भी वैसे ही वर्कआउट करूँ जैसे मैं अपने स्कूल में और सोशल लेवल पे जो काम करती हूँ उसमें करूँ। क्योंकि जो लोगों का माइंडसेट तो है, मेरा भी माइंडसेट कुछ सालों पहले तक ऐसे ही था कि भाई राजनीति है तो वहाँ पे डर्टी पॉलिटिक्स है, ये है वो है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में भी थी। लेकिन अब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं वैसे वैसे ऐसे जब मैं बाहर निकलती हूँ तो ऐसा फील होता है कि नहीं, हमें अगर सुधार करना है तो फिर शुरुआत अपने घर से करनी होगी। तो बस वही वाली बात है कि कोशिश मेरी भी है, अगर मुझे सही तरीके से प्लेटफॉर्म मिलता है और ऐसा मौका मिलता है तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। अभी स्थानीय नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, उसमें आप ट्राई कर सकती हैं अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करे आपको। तो फैमिली का तो बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी पार्टी में काफ़ी समय से हैं और वो भी एक तरीके से मेरे लिए जैसे बाहर में जो काम करती हूँ उसका मोटिवेशन कहीं ना कहीं मुझे अपनी मदर इन लॉ से भी मिलता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिव हैं और उनका और मेरा बहुत मोरलेस मिलता जुलता है जी। तो बिल्कुल कर सकती हूँ मैं ऐसा। और जब आपने रोटरी क्वीन की शुरुआत की, क्या कॉन्सेप्ट था उस समय? क्योंकि रोटरी क्लब तो पहले से चल रहा था, बट क्वींस की जो अवधारणा आप लेकर आई जबलपुर में एक अलग कॉन्सेप्ट था। फिर आपने महिलाओं को जोड़ा, बहुत सारी सोशल गैदरिंग की, बहुत सारे आपने प्रोग्राम्स किए, तो सारा कुछ माइंडसेट कैसे आया वो? एक्चुअली मैंने पहले भी रोटरी क्लब, यहाँ पे 12 क्लब्स हैं, 11 क्लब्स थे रोटरी क्वींस के पहले, और वो सारे यूनिसेक्स हैं, उसमें आप मेल्स फीमेल दोनों ही उसमें मेंबरशिप ले सकते हैं। मैं भी उसमें 1-2 क्लब में मैंने मेंबरशिप लिया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद महिलाओं को अगर सही तरीके से एक उनका खुद का अपना क्लब मिलता है तो वो बहुत अच्छे से काम कर सकती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने रोटरी क्वींस बनाया, और ये एमपी का पहला लेडीज़ का रोटरी क्लब है। इसके पहले तक अभी एमपी में कोई भी रोटरी क्लब लेडीज़ के लिए नहीं बना था। तो एक प्लेटफॉर्म पे एक
अलग अलग माइंडसेट की लेडीज़ को इकट्ठा करके उनके साथ में इंटरेक्ट करना, उनसे कुछ अच्छी चीज़ें होंगी वो मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ, कुछ वो लोग जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं वो मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। तो ये एक गिव एंड टेक वाला प्रोसेस है। और हम फिर डिसेबल्ड बच्चों के साथ काम करते हैं, हम नर्मदा जी की क्लीनिंग के लिए काम करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ट्रैफिक के लिए काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्लड डोनेशन प्रमोट करते हैं, बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम लोग काम करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मतलब ये आज 20 मार्च को 3 साल हो जाएंगे क्लब को, और बहुत अच्छी टीम हम लोगों के साथ में, हम लोग सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। और आगे अब ऐसे कई सारे मेंबर्स ऐसे तैयार हो गए हैं कि वो अब आगे क्लब को बहुत अच्छा लीड कर सकते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि इन 3 सालों में जो मेहनत की उसके बाद आज कम से कम अच्छे हाथों में क्लब आगे जाके काम करेगा। आपके गाइडेंस में? हाँ, गाइडेंस तो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि भाई देखिए जो आपका अपना बच्चा होता है ना उससे आप हमेशा ही प्यार करते हो। तो वो तो क्लब रोटरी क्वींस ऐसा है कि मुझे लगता है कि मेरा बेबी है, क्योंकि मुझे उसको वैसे ही नर्चर किया, उसके साथ बहुत मेहनत भी की, और आज भी कर रही हूँ, आगे भी करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरीके से बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में और ज़्यादा काम कर पाऊँ। कोरोना का जब टाइम था और साथ में हम लोग जब सोशल गैदरिंग कर रहे थे, आपका फ़ोन आता है मुझे बोलने के लिए। हमने चाय संस्कारधानी शुरू की थी कि मुझे भी आना है और कुछ सहयोग करना है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये घर से निकली वो वक्त था जब सारी एनजीओज कलेक्टर के साथ मिलकर सोशल गैदरिंग कर रही थी, सोशल वर्क कर रही थी, उनके लिए कर रही थी जो कि ड्यूटी पर लगे हुए थे। और हमारा एक कॉन्सेप्ट था कि जितने लोग पुलिस वाले हों या आपके मेडिकल वाले हों या सफाई कर्मी हों, उनको चाय नाश्ता जो है वो टाइम पर मिले। हालांकि हम लोग भोजन भी दे रहे थे लेकिन वो एक टाइम देते थे, लेकिन चाय हम 2 टाइम देते थे। ऐसे में प्रियंका जी का कॉल आता है मेरे पास फेसबुक को देख के कि भाई तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मुझे भी इसमें सहयोग करना है। और यकीन नहीं मानेंगे, वो टाइम था जब कर्फ्यू लगा था। इन्होंने अपने घर से पूरी तैयारी की और बाकायदा ये हमारे साथ तिलवारा घाट तक गई, लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की, उनको चाय पिलाया, बिस्किट खिलाई, और इन्हें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ मैं कहूँ तो उस समय थोड़ा सा इनको फीवर भी था, लेकिन देखिए अपनी बीमारी घर पे रख के आई और सोशल वर्क के लिए ये आगे आई। तो काबिले तारीफ़ है आपकी। और हर समय जब भी कुछ सोशल गैदरिंग होती है तो ये आगे से खुद कॉल करके कहती है मेरी कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना। तो ये बड़ी अच्छी बात है और परवरिश आपको बहुत अच्छी मिली है। बिल्कुल, इसके लिए तो मैं अपनी मम्मी को और पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जी। वो भी मेरी मम्मी भी बहुत ऐसे मतलब अगर उनके सामने कोई ऐसा आ जाता है कि कोई तकलीफ़ में है तो वो आगे बढ़ के उसकी हेल्प करने में बिल्कुल सोचती नहीं है, अपने बारे में भी नहीं सोचती। और जहाँ तक बात कोरोना के टाइम की है तो उस समय में मुझे बहुत अच्छा लगा था कि जो आप कर रहे थे, और मैं पूरे उस टाइम में ऑलमोस्ट हर दिन घर से निकलती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि भाई अपनी सेफ्टी के साथ आप निकलो। लेकिन मैं रोज़ जब मजदूर पलायन कर रहे थे उस टाइम में मैं अपनी गाड़ी लेके निकलती थी, अकेले जाती थी, कोई जाता नहीं, क्योंकि मैं किसी का रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैं खुद जाती थी अपनी गाड़ी में पानी, क्योंकि उस समय पानी की बहुत प्रॉब्लम थी, गर्मियों का टाइम था और लोग बहुत परेशान होते थे। तो पानी के पाउच या पानी की बॉटल, शरबत और जो भी ऐसी चीज़ें जो मैं उस समय घर से अवेलेबल करा सकती थी वो लेके मैं गाड़ी से 1 घंटे 1.5 घंटे रोज़ पूरा बाईपास पे चक्कर मारती थी, और वहाँ पे लोगों को अपनी तरफ से जितना मैं कर पाती थी वो किया। और उससे जो सेटिस्फेक्शन होता है ना वो आप ऐसे शब्दों में नहीं बता सकते, जो खुशी होती है क्योंकि आपने खुद किया है। तो आप खुद समझ सकते होगे कि जब हमने वो एक छोटा सा कप चाय हम अगर वो पुलिसमैन को दे रहे थे, क्योंकि सब मार्केट बंद था तो उनको पानी की बॉटल्स नहीं मिल रही थी, उस समय उनको चाय अवेलेबल नहीं थी, और आप जो वो चाय उनको पिला रहे थे वो उनके लिए वो अमृत से कम नहीं थी। तो वो खुशी आप भी फील कर सकते हो और मैं भी फील कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हमको मौका मिलता है तो सभी को करना चाहिए, क्योंकि अपने लिए तो सबको ही करता है, लेकिन अगर हम दूसरों के लिए करते हैं ना तो वो सेटिस्फेक्शन और वो खुशी है ना उसको लाइक वो बस जस्ट हेवन जैसी होती है। और वही खुशी आपकी बेटी के चेहरे पर भी दिख रही है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि पढ़ने में जितने ही इंटेलिजेंट हैं ये डांस में भी उतनी ही उम्दा कलाकार हैं। कथक की बात कर ले या फोक की बात कर ले, और जबलपुर ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी कि उड़ीसा में और साथ ही साथ दिल्ली में, गुड़गांव में, मथुरा में इन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लगता है जब आप वहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हो अपने डांस के माध्यम से? जब पहले जाते हो स्टेज पर थोड़ा नर्वस लगता है, बट उसके बाद जब डांस करने लगते हो इतना मज़ा आता है कि लगता ही नहीं है डांस कर रहे हो, ऐसा लग रहा है एंजॉय कर रहे हो, तो फिर बहुत अच्छे से हो जाता है। मैंने आपको स्टेज में देखा, आप अपने आप में मगन होकर डांस करते हो। वो कला कहाँ से सीखी आपने? मैंने वो कला मेरी मैम से सीखी है। अच्छा, कौन है आपकी मैम? मेघा पांडे। मेघा पांडे जी।
तो जब फर्स्ट टाइम आप डांस के लिए गए और मम्मा ने आपको देखा, उस समय आपने मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चा टीवी पे देख रहा है या कुछ म्यूजिक है तो पैर अलग से थिरकने लगते हैं, तो अपने को लगता है कि हाँ भाई इसको डांस में जाना चाहिए, अगर गुनगुना रहा है तो इसको सिंगिंग सिखानी चाहिए। तो पहला एक्सपीरियंस कैसा था, कब पावनी के पैर थिरके थे? देखिए, डांस का तो ऐसा है कि मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता, जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी डॉटर कम से कम एक बार डांस ट्राई करके देखे, अगर ये अच्छा करती है तो व्हाई नॉट। मैं गाना गाती हूँ लेकिन डांस मुझे बिल्कुल भी नहीं बनता। तो मैंने ट्राई किया था, मैंने इसको 3 साल की थी, मैंने इसको कथक क्लासेस में एडमिशन कराया और वहाँ पे इसने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो फिर इसकी मैम ने बोला कि आप इसको कंटिन्यू कराओ। फिर ये कंटिन्यू करती वो 3 इयर्स की एज से वो तब से जा रही है। और अब तो ऐसा होता है कि डांस क्लास अगर उसका 5 मिनट इधर से उधर हो रहा होता है ना, तो वो बिल्कुल मैं लेट हो रही हूँ। डांस मतलब उसके लिए पढ़ाई के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। खाना भी छोड़ देगी लेकिन डांस क्लास नहीं छोड़ेगी। तो अभी कोरोना में तो ऑनलाइन क्लास चल रही होगी, तो कैसे आप टाइम अपना सेट करते थे, स्टडी फिर डांस? सुबह में पूरा 2 घंटे बैठ के स्टडीज़ कर लेती थी स्कूल की, फिर ऑनलाइन क्लासेस, और फिर शाम को 1 घंटे की होती थी लॉकडाउन में क्लास, तो मैं वो अटेंड कर लेती थी। फिर जो भी मैम सिखाती थी उसकी प्रैक्टिस करती थी। फिर मैं एग्ज़ाम्स भी देती हूँ डांस के, तो मैं 4th ईयर में हूँ, तो मैं उसकी भी स्टडीज़ करती थी शाम को। तो बड़े होकर पावनी क्या बनना चाहती है? मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मैं डांस को नहीं छोड़ूंगी, वो भी मैं साथ साथ में उसकी भी पढ़ाई करूँगी। डांस रिलीफ देगा और IAS बन के आप लोगों की सेवा करेंगे। हाँ, मुझे सोशल वर्क करना बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी से मोटिवेट होकर करती हूँ मैं। तो मम्मा के साथ कहाँ कहाँ आप गए जो आपके लिए मेमोरेबल पल मैं रहा है? ट्रैफिक अवेयरनेस में गई हूँ, मुझे ऐसा नाम याद नहीं है पर मैं गई हूँ, लोगों को मैंने खाना बांटा है मम्मा के साथ। फिर मैंने ब्लैंकेट्स बांटे हैं, फिर हम ट्रैफिक अवेयरनेस की वर्कशॉप में भी गए थे और ऐसी बहुत सारी जगह गई हूँ। तो अपने फ्रेंड्स को भी ऐसे मोटिवेट करते हो कि सोशल वर्क हमें करना हाँ, चाहिए? मैं अपने हर बर्थडे पे प्लांटेशन भी करती हूँ। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि तुम लोग भी करो, तो मुझे देख के मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी प्लांटेशन करते हैं अपने बर्थडेज पे। एक चीज़ मैंने आपकी फैमिली में देखा, जब पापा की डेथ हुई उसके बाद जैसे कदम वाले कार्य करते हैं, उसके बारे में मैं चाहूँगी कि आप खुद शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कदम संस्था की तरफ से हम लोग अंशरोपण करते हैं और मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई अप्रैल 2019 में और मेरे पापा की डेथ हुई अक्टूबर में, तो 6 महीने के अंतर पे हुई दोनों की डेथ। लेकिन हमने अंशरोपण किया और ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है, क्योंकि जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो हम उसे वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उसकी याद के रूप में हम जो उनकी भस्म होती है, जो हम फ्यूनरल करने के बाद जो भस्म होती है, उसमें से थोड़ी सी हम ले आते हैं अपने साथ और उसको हम गमले में बीज के साथ, मिट्टी के साथ मिला के उसमें बीजारोपण करते हैं। जब वो प्लांट उगता है, जब वो उसमें कोपलें आती हैं, अंकुर उगता है और वो बड़ा होता है, तो हमें वो अपने घर के आंगन में रखा हुआ ना, ऐसा लगता है कि हमारा जो चला गया है वो वहाँ पे है। वो उस रूप में नहीं है लेकिन परोक्ष रूप में कहीं ना कहीं हमारे बीच में उपस्थित है। तो जैसे फादर इन लॉ का जो गमला हमारा है, वो पौधा जब हम रोज़ सुबह उठ के उसको एक बार देखते हैं, वो फीलिंग आती है जब उसमें पत्ती उगती है, फूल आता है, तो वो एक ना अटैचमेंट है, वो आप को एक बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली वो है हमारे बीच में। तो अंशरोपण मतलब हमारे हिंदू परंपरा में उसको बहुत थोड़ा सा अच्छा नहीं मानते कि वहाँ से कुछ लेके नहीं आना है, वो भस्म को विसर्जित कर देते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब लाइक रूढ़िवादी चीज़ें, ऐसा कुछ होता नहीं है। आप वो भस्म अगर घर लेके आते हैं और उसको आप गमले में लगा देते हैं, तो वो हमारा आत्मा को उतनी शांति मिलती है जो जाता है उसकी, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि क्योंकि जब मेरे पापा की डेथ हुई तो उस समय में हमारे घर में कई लोग बिल्कुल उसके अगेंस्ट थे कि नहीं ऐसा नहीं करना है जी। लेकिन फिर भी हमने किया और मुझे बहुत खुशी है कि आज कम से कम हमारे बीच में वो गमला है, हमको वो क्लोजनेस उनसे फील होती है, हमें ऐसा नहीं लगता कि वो छोड़ के चले गए हमको। ऐसा लगता है जब आप पौधे के पास बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि संवाद हो रहा है। जब पत्तियां हिलती हैं, फूल खिलते हैं या फल आता है और एक अटैचमेंट रहता है कि कोई उस पौधे या उस प्लांट को थोड़ा सा भी बिल्कुल ऐसा टच ना करे या किसी की वजह से वो सूखे ना, आपको एक अलग से क्रोध आने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि आप उसको एक जस्ट लाइक एक मेंबर जैसा मानते हैं, हमारे इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो और अकेले मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, अभी यहाँ पे जबलपुर में हम लोग बहुत सारी जगह पे अंशरोपण कर चुके हैं। जैसे पुलवामा अटैक जो हुआ था, उसमें जो जबलपुर के पास जो गाँव है वहाँ से जो शहीद हुए थे अश्विन, उनका भी हम लोगों ने अंशरोपण कराया था। उस समय कदम संस्था के सभी मेंबर्स गए थे वहाँ पे
उनके भी पेरेंट्स और उनके जो घर वाले थे वो उस गमले से उस पूरे उस प्रोसेस से इतना अटैच्ड हो गए थे कि आज भी वो मतलब रोज़ उनको देखते हैं, उस गमले को, उस पौधे से बातें करते हैं, बैठते हैं उसके पास में जाके। तो आप सोच सकते हैं ना, क्योंकि जिसका बेटा चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन सिम्बॉलिकली तो है उनके बीच में, कम से कम वो उससे अपना दुख शेयर कर सकते हैं, उसके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे लगता है सभी को ये करना चाहिए। एक तरीके से कहें कि आपकी जो पूरी फैमिली है वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचती है, अपना तो ख्याल रखती है लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखती है। और बात अगर हम करें 8 मार्च की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हम बात करते हैं, और हमारे भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 365 दिन के हर एक पल जो है वो महिलाओं के ही हैं। सिर्फ एक दिन में महिलाओं का सम्मान करो और नेक्स्ट डे आप उनका अपमान करो, ये भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, वही है कि 365 डेज हमारा ही है, तो ये है कि हम कहीं पे भी ऐसा अगर हमको दिखता है कि कहीं पे भी किसी लेडी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो हमें उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए जी। हम इग्नोर करके ना निकले कि हमारे साथ नहीं हो रहा तो हम क्यों करें, क्योंकि देखिए आप कोई भी अच्छा काम करते हैं ना, उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलता है। जैसे मेरे पापा ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे, उनको हर दूसरे दिन ऑल्टरनेटिवली एसजीपी लगता था, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो प्लेटलेट डाउन हो जाते थे और हर ऑल्टरनेट डे उनको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता था। और जबलपुर में ही हमने यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट कराया, तो हमने उनको 45 बार एसजीपी दिया ऑलमोस्ट। और आप यकीन मानिए कि यहाँ पे हमारे इतने अच्छे लोग हैं, एक फ़ोन कॉल पे मुझे डोनर्स मिल जाते थे, मुझे कभी परेशान नहीं होना पड़ा। स्टार्टिंग में 1-2 बार ज़रूर थोड़ा सा एफर्ट किया, बाकी उसके बाद में इतना इजी हो गया था, एक कॉल करती थी, सबको पता था कि पापा बीमार हैं, तो अपने आप ही डोनर्स आ जाते थे। तो बस वही मेरा ऐसा है कि कुछ भी अच्छा हम अगर करते हैं ना तो उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है। तो बस वही है कि अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तो हम उसकी तरफ से आंखें ना मूंदें, हम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएँ। और लेडीज़ के साथ में भी एक तो पहली चीज़ है कि हम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाएं कि हमारे साथ कोई गलत कर ना पाए, लेकिन फिर भी कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, मान लीजिए कुछ गलत हो रहा है, तो अगर हम बीइंग अ लेडी, अगर हम दूसरी महिला का सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं उसकी, तो बट ऑब्वियस है कि इस तरीके से समाज में सुधार होना निश्चित है। आज बेटी आपकी घर से बाहर निकलती, कई बार ऐसा होता है कि दिल बड़ा घबराता है कि बेटी घर से बाहर गई है, टाइम हो गया अभी तक आई नहीं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि बेटी बाहर है और आप एकदम टेंशन में आ गई, कहीं आप बिजी हैं और वो टाइम से नहीं पहुंची हो तो? नहीं, ऐसे वैसे मौके से कम आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि लाना छोड़ने का काम हमारे यहाँ से कोई ना कोई घर से कर रहा होता है। फिर भी कभी ऐसा होता है तो वो फ़ोन पे बराबर से हम करते होते हैं बात उससे कि भाई, और उसको ये चीज़ें पता है कि सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं। अकेले आप कहीं ऐसे नहीं निकल सकते हैं, कहीं जाना है तो आप किसी ना किसी के साथ जाते हो, तो वैसा। और मुझे मतलब मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चों को, सबको, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम सभी बच्चों को सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं। हम भी कई सारी सेल्फ डिफेंस की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं, इसीलिए कि चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, सेल्फ डिफेंस सभी को आना चाहिए। अपना बचाव तो एटलीस्ट हम कर पाएँ, अगर हम खुद को बचा पाएंगे तभी हम दूसरों की मदद कर पाएंगे। जी, और बहुत खुशी की बात है कि अभी कोरोना के टाइम पे ही प्रियंका जी सासू माँ भी बन गई हैं, बहुत यंग सासू माँ बनी हैं। और जो बेटी आई है इनके यहाँ, मैं बेटी कह रही हूँ, बहू नहीं कह रही हूँ, उसको बड़ा प्यार से ये रखती हैं। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कोरोना था, डिस्टेंस बनाना था और गैदरिंग मना थी, क्योंकि जो रूल्स रेगुलेशन थे उसके अकॉर्डिंग आप बहुत सारे लोगों को नहीं बुला सकते थे। आपने मुझे भी इनवाइट किया था, बट मेरी तबीयत खराब थी, तो मैंने कहा मैं आपके प्रोग्राम को ना बिगाड़ूं, मैं ना जाऊं, बेटर है। क्योंकि थोड़ी सी खांसी या सर्दी आती तो इस समय लोग बड़े अवेयर हो जाते हैं कि भैया दूर रहो। और तो कैसा रहा वो पल? बहुत अच्छा था। मुझे तो मतलब बहुत ही इमोशनल वाला इमोशनल भी है और बहुत अच्छा लगता है। लाइक जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पावनी को भी बहुत मतलब पावनी अकेले हो जाती थी, क्योंकि 2 बेटे हैं और पावनी अकेली थी, तो पावनी को भी लगता था कि भाई मैं अकेली हूँ, मेरी कोई सिस्टर नहीं है। अब वो ऐसा हो गया कि उसकी बड़ी सिस्टर जैसे है हम घर में, और वो बहू वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे पावनी है वैसे ही स्वप्निल भी है, और बहुत अच्छी है। मैं चाहती हूँ कि उसको भी मैं ग्रूम करूँ, और उसका जो भी उसका करियर है, जो भी जिस भी स्ट्रीम में वो जाना चाहती है आगे, वो अपने पैरों पे खड़ी हो, अच्छे से कुछ जो भी करना चाहे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़े। तो जो भी मेरी तरफ से सपोर्ट होगा वो मैं बिल्कुल उसको करूँगी। और अभी फ़िलहाल तो पढ़ रही है, तो उसकी पढ़ाई में पूरा सपोर्ट है। पावनी को कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले क्या होता था, मम्मा चली जाती थी अपने काम से, फिर मैं स्कूल गई आई,
कोई है नहीं, मैं बोर हो जाती थी, मेरी कोई बहन नहीं है और मेरे भाई दोनों बड़े बड़े हैं, मेरे साथ खेलते नहीं हैं। तो फिर? भाभी आ गई हैं तो मेरे पास कोई होता है, मैं उससे पूरा दिन बात कर लूँ, उनके साथ शेयर कर दूँ बहुत कुछ, तो अच्छा लगता है। तो बहुत अच्छी बातें की हमने, और बात हम महिला सशक्तिकरण की कर रहे हैं। एक पूरा परिवार है प्रियंका जी के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि जो स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो इनके खुद के बच्चे हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं वैसे ही वो अपने स्कूल के बच्चों की भी निभाती हैं। साथ में सोशल वर्क भी करती हैं, और ये पूरा टाइम मैनेज कर कर चलती हैं, परिवार को देखती हैं, बेटी को देखती हैं, और उसके बाद स्कूल को देखना है, फिर इसके बाद सोशल वर्क करना है। एक बहुत पेचीदा वाला काम हो जाता है, लेकिन चेहरे पर कभी भी टेंशन नहीं, ऐसी ही स्माइल रहती है, क्योंकि पतिदेव हर कार्य में इनका सहयोग करते हैं, और सासू माँ जो हैं वो एक गाइडेंस देती रहती हैं। तो बड़ी बात है आज के समय में, अगर मैं कहूँ कि जॉइंट फैमिली में आप आगे बढ़ रही हैं तो बड़ी बात है, क्योंकि आज जब हम बात करते हैं फैमिलीज़ की तो न्यूक्लियर फैमिली जो है हर समय देखने को मिलती है, लेकिन आपकी जो चेहरे में चमक है और जो फीलिंग्स है वो एक जॉइंट फैमिली का कह सकते हैं आशीर्वाद है। क्या कहेंगी? बिल्कुल। अभी अप्रैल में 22 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, और हम सब साथ में ही रहते आ रहे हैं शुरू से। तो आपको कभी ऐसा ना, तो आपको कभी अकेलापन फील होता है ना, आपको कभी ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूं, कोई परेशानी अगर आ गई है। घर वाले हमेशा आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट ही करते हैं, और हमारे घर पे भी ऐसा माहौल ही नहीं है कि ऐसा लगेगा आपको कि ससुराल है। या जब मैं शादी हो गई तब भी बहुत अच्छा एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मम्मी ने भी वहाँ पे घर पे हम लोग को दिया। मेरी 2 देवरानी भी हैं, हम लोग सभी लोग कभी आज मेरी बहू भी आ गई है, तो हम लोग सब जैसे एक मिलजुल के एक साथ में अपना सारे फेस्टिवल साथ में मनाना है। सब अपने अपने कामों में बिजी होते हैं। मेरी देवरानी डॉक्टर है, वो भी अपने काम में बिजी होती है, मैं भी बिजी होती हूँ, मम्मी भी अपने काम में लगी रहती हैं। लेकिन फिर भी जब सब मिलते हैं, सब साथ बैठते हैं, तो सब कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें, कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखने की कोशिश करते हैं। क्या संदेश देना चाहती हैं संस्कारधानी वासियों को, और साथ ही महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं अपने संस्कारधानी वासियों को तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने कोरोना के साथ में इतनी फाइट की, और काफ़ी आगे तक हम लोग जंग जीतते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर से कोरोना वापस बढ़ रहा है। तो मैं सबसे यही अनुरोध करूँगी, हम लोग अपनी अवेयरनेस जो वर्कशॉप लगाते हैं उसमें भी यही कहते हैं कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, और हम सभी को प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी पालन कीजिए, अभी भी पार्टीज़ और जो आपकी एक साथ गैदरिंग्स हैं उनको कोशिश कीजिए कि अवॉइड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगर ये सबका वैक्सीनेशन हो जाता है और कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है तो हम लोग सारी जंग पूरी तरीके से जीत जाएंगे। और महिलाओं के लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोरोना से लड़ाई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की महिलाओं की होती है। तो आप सभी अपने हस्बैंड्स को, अपने बच्चों को, सभी लोगों को ये समझाइए और उनको कड़ाई से इसका पालन करवाइए कि सभी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना के वो सारे फॉलो करके निकलें। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा डील दे देते हैं कि मास्क क्यों पहनना है, मत पहनो, या हम पार्टी में जा रहे हैं, ये जो भी चीज़ें हैं, तो अगर लेडीज़ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो बट ऑब्वियस है कि घर में बाकी लोग भी मानते हैं। तो बस मेरा तो अभी फ़िलहाल यही है कि कोरोना पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और हम सभी लोग अपने जैसे हम नेचुरल अपने एटमॉस्फेयर में रहते थे वैसे सभी लोग अपनी लाइफ लीड करने लग जाएं। तो नॉर्मल लाइफ में एक बार फिर से हम जिए। आप क्या कहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जब भी बाहर जाए मास्क पहन के जाएं और सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें। पहले क्या होता था, लोग घर वापस आते थे काम से, हाथ नहीं धोए, ऐसे ही खाना खा लिया। पर जब से कोरोना हुआ है लोगों के अंदर अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई। कोई हाथ बिना धोए कुछ करता नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है। और अभी भी मास्क लेकर ये बैठी हुई हैं, देखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें शेयर की, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और साथ ही साथ एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके फैमिली की बात करें, जॉइंट फैमिली है, और इसके अलावा इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्यारी सी बेटी है, वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, लेकिन अपना एक ध्येय बना कर रखा है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है। बट मुझे अपनी जो हॉबी है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी पैरेलल साथ में लेके चलना है। तो बहुत अच्छी बात है, परवरिश बहुत अच्छी मिली है। और जो बात करें हम समाज सेवा की, तो जैसे प्रियंका जी को अपने माता पिता से एक्सपीरियंस मिला, जो ज्ञान मिला, जो संस्कार मिला, वो अपनी बेटी को दे रही हैं, वही अपनी बहू को दे रही हैं। और जो संस्कार है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों। थैंक यू सो मच। थैंक यू।